हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। हमें 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करना है जिसमें हम 80 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो हमने 60 एमसीक्यूज़ जो कि पीवाईक्यूज़ हैं उन्हें कंप्लीट कर लिए हैं और उसके साथ हमने कई सारे लगभग उनसे 4 गुना ज़्यादा फैक्ट कंप्लीट किए हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हैं और ग्रुप 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाओ, आपको कंप्यूटर के सारे थ्योरेटिकल लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और ये एमसीक्यू सीरीज़ भी ग्रुप 4 एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा दोष यही था कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो विशाल रूप में थे, मतलब कि बड़े आकार में हुआ करते थे, और दूसरा उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होती थी। इस कारण इस प्रकार के कंप्यूटर को रिप्लेस कर कर नई पीढ़ी का मतलब दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ। अब आप मेरे को ये बताइए कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता था और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होने लगा था। देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ऐसे कई दोष थे जिसमें हम कुछ ये फैक्टर रियल मान रहे हैं, बड़े फैक्टर मान रहे हैं कि आकार बड़ा होना और ऊष्मा की उत्पत्ति का नहीं होना। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर वो बहुत बड़े थे और भारी हुआ करते थे और उनके संचालन में कई सारे मुश्किल पैदा होती थी, रखरखाव में भी प्रॉब्लम्स आती थी। दूसरा पॉइंट ये है कि ऊष्मा की उत्पत्ति में भी हमें समस्या होती थी क्योंकि उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होती थी। यहाँ पर ऊष्मा कंप्यूटर के घटकों को नुकसान पहुँचा सकता था और कंप्यूटर को धीमा बनाता था। इसी कारण यहाँ पर ये मुख्य दोष पाए गए हैं। और भी अगर बात करें तो स्पीड का कम होना, जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वो धीरे चलते थे आज की जनरेशन के कंपैरिजन में, और उनमें गणनाओं को करने की बहुत ही समय लगता था, और हम ये बोल सकते हैं कि ऊष्मा की खपत बहुत ज़्यादा होती थी और उन्हें चलाने के लिए हमको बहुत महंगा प्रोजेक्ट लेना पड़ता था। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को रिप्लेस करके हमने सेकेंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को यूज़ करना प्रारंभ किया। अब आपका काम है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम क्या यूज़ करते थे, ये आप सर्च करोगे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या क्या है? देखिए, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है आईसी चिप। आईसी चिप बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका इस्तेमाल होने लगा था। अब ये आप बताइए कि ये किस पीढ़ी में यूज़ होता था और आईसी जो चिप थी, इस चिप ने किसे रिप्लेस कर कर यूज़ करने में सक्षम बनाया। देखिए, तीसरी पीढ़ी में इसका यूज़ होने लगा था जिसको हम आईसी चिप, आईसी सर्किट बोलते हैं। ये आईसी एक छोटा सा चिप होता था जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे कि ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स शामिल हुआ करते थे। ठीक है, और आईसी चिप के उपयोग में हम तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर को कई अच्छे सुधार के रूप में ले गए जिसमें कुछ क्वालिटियाँ इस प्रकार थी। पहली बात तो हम करेंगे कि हमें यहाँ पर उच्च स्पीड मिली है, मतलब कि हमें यहाँ पर कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए गति में बढ़ोतरी मिली। दूसरी बात हम करेंगे कि इसका आकार आईसी चिप के कारण छोटा हो गया। पहले बड़ा बड़ा जैसे कि बड़े बड़े हॉल रहते थे या फिर एक कैंपस के बराबर इसकी मशीनें हुआ करती थी। आईसी चिप के यूज़ से ये कंप्यूटर के आकार में कमी आई, मतलब छोटे छोटे कंप्यूटर बनने लगे थे। यहाँ पर कम ऊर्जा खपत होने लगी थी। ठीक है, जिसमें ऊर्जा की खपत में बहुत अच्छी कमी आई थी, भारी मात्रा में कमी आई थी, और ये ज़्यादा विश्वसनीयता के साथ काम करने लगे थे जिससे कि हमारा जो भी माइंडसेट था, स्टोरेज कैपेसिटी थी, ये सारी चीज़ों को ये वेरीफाई कर रहा था। आईसी चिप तृतीय जनरेशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर कंप्यूटर बन जाता है। बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं?
हम बात कर रहे हैं 80386 की। ठीक है, ये एक सुपर चिप हुआ करता। इसका यूज़ हम मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता था। 80386 ये एक प्रकार का 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, जो कि इंटेल के द्वारा, किसके द्वारा? इंटेल के द्वारा विकसित किया गया था। इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होगी? तो याद रखना 80386 में निम्न प्रकार की क्वालिटियाँ हो सकती है, जैसे कि ये 32 बिट आर्किटेक्चर था, उसके बाद इसमें हाई स्पीड थी और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होती थी, और ये मतलब कि विस्तृत मेमोरी समर्थन का यूज़ करता था, और इसमें स्टोरेज मेमोरी अच्छी होती थी, और बोल सकते हैं इसमें ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया जैसे अच्छे फीचर्स हुआ करते थे। 80386 जो है, इसका यूज़ हम मिनी कंप्यूटरों में लगाने से सुपर मिनी कंप्यूटर बनाने में किया जाता था, जो कि इस प्रकार की हाई स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के साथ कई प्रकार के चीज़ों को चलाने में ये सक्षम होता था। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है? टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है? सुपर मिनी कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। सुपर मिनी कंप्यूटर एक टीवी के आकार का कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये सुपर मिनी कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जो कि आकार में टीवी के जैसा दिखता है। सुपर मिनी कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटरों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा क्षमता वाला होता है। लेकिन हम एक बात और बता दें कि मेन फ्रेम कंप्यूटरों की तुलना में ये थोड़ा छोटा और कम महंगा होता है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है, तो आप ध्यान रखना, इसका आकार मीडियम था और वज़न भी ठीक ठाक था, और ये लगभग हाई स्पीड का और स्टोरेज कैपेसिटी वाला होता है, और इसमें स्टोरेज क्षमता और मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है, और इसमें ग्राफिक्स या फिर मल्टीमीडिया की जो भी फैसिलिटीज़ है वो भी इसमें बढ़िया होते थे। सुपर मिनी कंप्यूटर ये कई प्रकार के उपयोग के योग्य था, जैसे कि व्यवसाय में, या फिर आप बोल सकते हैं कि शिक्षा में, और किसी भी प्रकार के अनुसंधान में इसका इस्तेमाल बढ़िया तरीके से किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है। देखो, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है? प्रति सेकंड 1,00,000 संक्रियाएँ कर सकता है। ठीक है, ये छोटे छोटे आकार और कम कीमत वाले होते हैं। कौन? माइक्रो कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो प्रति सेकंड लगभग 1,00,000 संक्रियाएँ कर सकता है, जो कि उनको व्यक्तिगत या फिर छोटे व्यवसाय में यूज़ करने के लिए उपयुक्त थी। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की क्या विशेषता हो सकती है? तो आप ये बोल सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, और उसके साथ कम कीमत के होते हैं। कम कीमत के होते हैं। ये 1,00,000 संक्रियाएँ एक साथ कर सकते हैं, और कम ऊर्जावान होते हैं। कम ऊर्जा की खपत करते हैं। कम ऊर्जा की खपत करते हैं, और भी ये भी बोल सकते हैं कि ये व्यक्तिगत या फिर छोटे व्यवसाय के इस्तेमाल के लिए बनाया गया। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग हम कई प्रकार के क्षेत्रों में कर सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं व्यक्तिगत कंप्यूटिंग, या शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, या फिर छोटे व्यवसाय के रूप में माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं हम। IMAC एक प्रकार का क्या है? IMAC एक प्रकार का क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि iMac क्या है। तो iMac एक प्रकार की मशीन है। ठीक है, ये एक प्रकार का व्यक्तिगत कंप्यूटर है जो कि किसके द्वारा बना है? एप्पल इंक के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, डिज़ाइन किया गया है। ये एक ऑल इन वन कंप्यूटर है, और इसका अर्थ है कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इसे मॉनिटर,
सीपीयू या फिर अन्य जो भी इलेक्ट्रॉनिक घटक है उसका एक ही यूनिट शामिल किया गया है, मतलब एक ही पैकेज बनाया गया है। आईमैक की बात कर रहे हैं। आईमैक की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है, तो देखो ये एक ऑल इन वन डिज़ाइन है। आईमैक ऑल इन वन डिज़ाइन है और यह हाई रिजोल्यूशन मॉनिटर भी है, ठीक है। और बोल सकते हैं कि ये एक शक्तिशाली प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड है और इसमें मैक ओएस मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। अगर हम बात करें ये आईमैक, तो ये आईमैक व्यक्तिगत या फिर पेशेवर उपयोग के लिए ज़्यादा माना गया है, लोकप्रिय है बोले तो, जो कि अपने डिज़ाइन या फिर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन और उपयोगकर्ता जैसे मित्रता के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको सर्च करना है और हो सके तो इसका फुल डिस्क्रिप्शन जानने की कोशिश करना। इसके बारे में संबंधित जानकारी आप लिखना। अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करें, मैं इसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? सबसे अच्छी और मेन विशेषता होती है स्पीड, ठीक है। स्पीड अच्छी रहेगी तो कंप्यूटर क्वालिटी वाला रहता है, ठीक है। उनकी मेन विशेषताओं में से एक स्पीड भी है, ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड इसकी प्रोसेसिंग स्पीड, मेमोरी या फिर अन्य जो भी घटक है उन पर डिपेंड होती है। ये एक तेज कंप्यूटर डेटा को जल्दी से प्रोसेस कर सकता है, जिससे हम क्या करेंगे, उपयोगकर्ता को अपने कार्यों को जल्दी से पूरा करने में मदद मिलेगी। कंप्यूटर की गति को मापने के लिए क्या क्या इकाइयाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि देखो एक होता है हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ का यूज़ कहाँ होता है? ये इकाई कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है। ये आप ध्यान रखना, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही में अपने यूजीसी नेट और सेट एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि हर्ट्ज़ किस में नापा जाता है, मतलब किस कार्य में इसका इस्तेमाल होता है। तो याद रखना ये हर्ट्ज़, ये इकाई कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा है गीगाहर्ट्ज़। गीगाहर्ट्ज़ कहाँ यूज़ होता है? ये कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मापती है, जो कि हर्ट्ज़ की तुलना में ज़्यादा सटीक होता है गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। और तीसरा आप ये भी समझना कि बाइट्स प्रति सेकेंड मतलब कि बीपीएस, एक होता है बीपीएस। ये जो बीपीएस है ये इकाई कंप्यूटर की डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को मापता है, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र स्पीड को मापता है। ये क्रे क्या है? देखो क्रे क्या है? क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर का नाम है, मतलब क्रे सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। ये एक हाई स्पीड, क्रे एक हाई स्पीड और हाई स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, ये हाई स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी के साथ कई विशेष रूप से डिज़ाइन होता है। और ये कंप्यूटर जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान में, इंजीनियरिंग में और अन्य उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाया गया है, वहाँ इस्तेमाल होता है। अब बताइए ऐसी बड़ी बड़ी जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें क्या क्या विशेषता हो सकती है? तो देखो इसमें हाई स्पीड होती है, उसके बाद आप बोल सकते हैं इसमें हाई स्टोरेज क्षमता होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है और इसको विशेष डिज़ाइन होता है, स्पेशल डिज़ाइन किया गया है, स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। जैसे ये कंप्यूटर, क्रे कंप्यूटर कई पेटाफ्लॉप्स मतलब कि प्रति सेकंड 10 की घात 15 मतलब इतने ऑपरेशन की स्पीड से काम कर सकता है, ठीक है। ये जो क्रे है ये कंप्यूटर में कई प्रोसेसर, मेमोरी और स्टोरेज क्षमता को इंक्रीज़ करा है। और इसमें विशेष डिज़ाइन की बात करें तो कंप्यूटर को विशेष रूप से हाई परफॉर्मेंस के यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। अब ये जो क्रे है, क्रे कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे कि अपने वैज्ञानिक अनुसंधान में इसका इस्तेमाल होता है, मौसम की जानकारियों के लिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यूज़ होता है नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए और क्रिप्टोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप मेरे को ये सर्च करके बताना कि क्रिप्टोग्राफी होता क्या है। क्रिप्टोग्राफी
इसको आप सर्च करके बताओगे। पंचमी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? पंचमी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? देखो, राइट आंसर है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता है कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखो, कृत्रिम बुद्धि के कुछ मुख्य पहलू क्या है? देखो, सबसे पहले है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग। ठीक है, दूसरा आप बोल सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और तीसरा बोल सकते हैं आप कंप्यूटर जो दृश्य होता है डेटा को समझने और व्याख्या करने में सक्षम। मतलब हम कुल मिला के किसकी बात करें, अब आपको समझ में आएगा। बोले तो एआई की बात कर रहे हैं, कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये पीढ़ी के कंप्यूटर मानव बुद्धिमत्ता की तरह सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग हम कई प्रकार के क्षेत्रों में कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने देखा अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में, मतलब कि स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा के क्षेत्र में, वित्त में मतलब व्यवसाय में, परिवहन में, यातायात में और अपने सुरक्षा में इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन ये जितना हमारे फ़ायदेमंद है उतना ही हमारे नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एआई का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आवश्यकता तक ही रखें। ज़्यादा इसका मिसयूज़ ना करें, वरना ये खुद ही हम पर भारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए यहाँ पर सुविधाजनक होते हैं। और वो है लैपटॉप। अब लैपटॉप एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है, ये आप जानते हैं। ठीक है, जो कि हम यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होता है। ये कैसा होता है? ये एक छोटा और हल्का कंप्यूटर होता है जो कि एक बैटरी से चलता है और इसमें एक कीबोर्ड होता है, हम सभी जानते हैं, माउस होता है और डिस्प्ले होता है। अब लैपटॉप की थोड़ी बहुत जानकारी ये हो सकती है कि ये पोर्टेबल और हल्का होता है। ठीक है, ये बैटरी से चलने वाला होता है, इसमें कीबोर्ड भी होता है, माउस पैड होता है जो हम उंगली से चला सकते हैं और डिस्प्ले के साथ होता है। वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी फैसिलिटी है इसमें और कई प्रकार के सॉफ्टवेयर जो यूज़ करने के लिए सक्षम होते हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। लैपटॉप का उपयोग हम कई सारे क्षेत्रों में कर रहे हैं, जैसे हमने अभी देखा था, फिर से हम वही बात करेंगे। एजुकेशन में, ट्रेवल में, डेली यूज़ में, इंटरटेन में और अपने उसके साथ साथ मेडिकल डिपार्टमेंट में, कई सारे संगठनों में यूज़ होता है, व्यवसाय में यूज़ होता है। इन सारी चीज़ों में आज के समय में कंप्यूटर का बृहद रूप से इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? हम सभी जानते हैं कि आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड जो चिप होती है वो हम सभी जानते हैं, उसमें सिलिकॉन की आवश्यकता होती है और सिलिकॉन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सामग्री है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में बृहद रूप से व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। सिलिकॉन के गुणों के कारण ये आईसी चिप के उत्पादन के लिए आदर्श माना गया है। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर की क्या क्वालिटी होती है? जैसे कि सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनों को नियंत्रित करने में सक्षम होता है, पहली बात तो ये, जो कि आईसी चिप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात करें कि ये उच्च शुद्धता वाला होता है, सिलिकॉन को उच्च शुद्धता में प्राप्त किया जाता है, जो कि आईसी चिप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी बात ये है कि ये कम लागत है, मतलब कि कम कॉस्टली है, महंगा तो है लेकिन थोड़ा कम वैल्यू है इसकी। सिलिकॉन एक सस्ती सामग्री है, जैसे कि ये आईसी चिप के उत्पादन के लिए लागत को कम करने में मददगार साबित होता है। सिलिकॉन का उपयोग हम आईसी चिप के अलावा कहाँ कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे कि सोलर सेल में यूज़ होता है, डायोड में यूज़ होता है और ट्रांजिस्टर में यूज़ होता है। सोलर सेल
डायोड और आप बोल सकते हैं ट्रांजिस्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर क्या है, सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? देखो, पहली पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब थे, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर थे, तीसरी पीढ़ी में क्या थे, माइक्रो प्रोसेसर, और चौथी पीढ़ी में आईसी चिप आ चुकी थी। ठीक है, और पांचवी पीढ़ी में आप सभी जानते हैं एआई का यूज़ हो रहा है, यूएलएसआई का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम ये बात करेंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग कब हुई थी, जब माइक्रो प्रोसेसर आया था, उसमें कई सारी प्रोग्रामिंग एक साथ की जा सकती थी। तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा तीसरी पीढ़ी, तृतीय जनरेशन। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में से एक प्रमुख विशेषता मल्टी प्रोग्रामिंग रही है। ये टेक्निक कंप्यूटर को एक ही समय में कई सारे कार्यों को एक साथ करने की अनुमति देता था, जिससे कि कंप्यूटर की जो क्षमता थी और जो दक्षता थी उसमें अच्छे प्रकार से वृद्धि हुई है। जो तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर है उनमें मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत कब हुई थी, लगभग 1960 के दशक में ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करना शुरू हो गए थे जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग को समर्थन देते थे। मल्टी प्रोग्रामिंग से हमें क्या क्या लाभ हुए, देखो मल्टी प्रोग्रामिंग से हमें कई सारे लाभ हुए, जैसे कि कंप्यूटर की क्षमता में वृद्धि हो गई, उसके बाद आप देखोगे इसकी दक्षता में भी वृद्धि हो गई, और फिर आप कह सकते हैं कि कई कार्यों को एक ही समय में करने में हमको मदद मिली है, मतलब कि समय की बचत हुई है हमें यहाँ पर। और हम ये भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के संसाधनों का बेहतर उपयोग हुआ है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों का हमें यहाँ पे फ़ायदा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है? देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर बेल प्रयोगशाला में बनाया गया है। बेल प्रयोगशाला में, ये ध्यान रखना, मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेल प्रयोगशाला में बनाया गया है। ठीक है, अब देखो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटरों के लिए डिज़ाइन किया है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना था? मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी हमने देखा, मतलब कि सारे काम एक साथ किए जा सकते हैं, यही बात है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में डिस्कवर करी थी। 1960 के दशक में बेल प्रयोगशाला में इसको विकसित किया गया था। ठीक है, बेल प्रयोगशाला में। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या क्वालिटी है। देखो, पहली बात ये है ना, मल्टिक्स से कई उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में कंप्यूटर का उपयोग करने में मददगार या अनुमति देता है। ठीक है, दूसरी बात है मल्टी प्रोग्रामिंग, जैसे कि मल्टिक्स से कई कार्यक्रमों को एक ही समय में चलाने की अनुमति प्राप्त होती है हमें। ठीक है, उसके बाद सुरक्षा और पहुंच का नियंत्रण, जैसे कि मल्टिक्स में सुरक्षा और पहुंच नियंत्रण की विशेषता है, जैसे कि उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के संसाधनों तक पहुंचने को नियंत्रित करने का अनुमति देता है। ठीक है, अब मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास बेल प्रयोगशाला में हुआ है, ये हमने देखा, लेकिन जो एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन होता था जो कि टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर सिस्टम में विशेषज्ञता रखता है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना है? इसकी डेट है सन 1976। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना है सन 1976 में। ठीक है, ये डेट आप ध्यान रखना, ये सन आप ध्यान रखना। देखो, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? वो था क्रे 1, CRAY, क्रे 1। ठीक है, ये बना था 1976 में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सेवरे के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। सेवरे क्रे, CRA, ये फुल फॉर्म है। सेवरे क्रे के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये क्रे रिसर्च इंक के द्वारा
विकसित किया गया था। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? जनरली हम व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? याद रखना, हम व्यक्तिगत माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। देखो, माइक्रो कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जो व्यक्तिगत तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सस्ता कंप्यूटर होता है जो कि हम इसको कई सारी डिज़ाइन के लिए यूज़ में लाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता है? जैसे कि छोटा आकार होना, दूसरा सस्ती कीमत, तीसरा व्यक्तिगत उपयोग के लिए सक्षम है ये। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ या मैक ओएस का समर्थन करता है ये, और इसमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर और डेली यूज़ के लिए सक्षम है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग हम कई सारे डिपार्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं व्यक्तिगत कार्य में कर सकते हैं इसका यूज़। दूसरा, हम शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं, मनोरंजन में कर सकते हैं, संचार में, कम्युनिकेशन में, बिजनेस में कर सकते हैं। और ये माइक्रो कंप्यूटर कई उदाहरणों में शामिल होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, और हम बोल सकते हैं स्मार्टफोन में भी इसका व्यवस्थित तरीके से यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, इस प्रश्न का आंसर तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिन्हें भी कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, उन्होंने कंप्यूटर को सन 1837 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, ठीक है, डिज़ाइन किया था, जो कि एक यांत्रिक कंप्यूटर था जो गणितीय गणनाओं के लिए सक्षम था। ठीक है, ये आविष्कार भी उन्होंने किया जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर देना। जब आप में से कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन प्रदान करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? राम, अशोक, सिद्धार्थ या आर्यभट्ट? देखो, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है और वो नाम है आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। देखो, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम आर्यभट्ट रखा गया है और ये कंप्यूटर 1970 के दशक में बना था। ठीक है, जो कि भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया था। आर्यभट्ट कंप्यूटर का नाम महान भारतीय गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया था। ठीक है, ये कंप्यूटर भारतीय अनुसंधान और विकास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। आर्यभट्ट कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता थी? ये एक मुख्य फ्रेम कंप्यूटर हुआ करता था और इसमें 32 बिट आर्किटेक्चर था। ये कंप्यूटर कई विभिन्न वैज्ञानिकों और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए उपयुक्त बना था। आर्यभट्ट कंप्यूटर का विकास भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा किया था और यह भारतीय अनुसंधान और विकास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे तेज रहता है? सुपर कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखो, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है और ये विशेष रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और अन्य हाई प्रदर्शन वाले स्थानों में यूज़ होता है। सुपर कंप्यूटर देखो हाई स्पीड वाला होता है, हाई स्टोरेज क्षमता होती है और ये स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है। जिस डिपार्टमेंट में यूज़ करना होता है उस डिपार्टमेंट के अनुसार इसका डिज़ाइन होता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग हम कई सारे क्षेत्रों में करते हैं, जैसे हमने पहले देखा मौसम विज्ञान में, इंजीनियरिंग में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, मेडिकल डिपार्टमेंट में, इस तरह के बड़े बड़े संगठन में इनका इस्तेमाल होता है। इसके बारे में भी हम जाने जो विकल्प लिखे हैं। देखो, मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर तो एक छोटा सा और सस्ता कंप्यूटर है जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए हम डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की हम बात करें, ये एक छोटा सा सस्ता कंप्यूटर होता है जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिज़ाइन हुआ है। मेन फ्रेम की बात करें तो ये एक बड़ा और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो कि बिजनेस में और संगठन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? देखिए, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर एक प्रकार का सुपर कंप्यूटरों में से एक है। देखो, परम कंप्यूटर भारत में निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। और ये कब बना था? परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर 1998 में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। परम कंप्यूटर की क्या विशेषता हो सकती है? देखो, ये एक सुपर कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर की यही विशेषता होती है क्या? हाई स्पीड और हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, और स्पेशल डिज़ाइन, ये चीज़ें होती है। और ये कहाँ का यूज़ हो रहे हैं हमने सब देख लिया। मौसम पूर्वानुमान में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, इस जगह सब परम कंप्यूटर को भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया और कई पुरस्कार और सम्मान हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं। आशा है कि आपको यहाँ पर कई सारे फैक्ट पता चले होंगे और मैंने जो क्वेश्चन आपको पूछा है उनको आप ज़रूर सर्च करना, क्योंकि ये हमारी कमज़ोरी है। आप सर्च ज़रूर करना और हो सके तो आप इसका डिस्क्रिप्शन भी समझना, और हो सके तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि अन्य बच्चे भी आपके कमेंट को देखकर अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। ठीक है, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ जाओ। आपको कंप्यूटर का एक एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। जिस तरह हमने यहाँ पर कंप्यूटर लेक्चर में कंप्लीट किया है उसी प्रकार हम एमसीक्यूज़ में भी रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।